Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the new unit or chapter, that is chapter number 8 and unit number 5. This is unit 5. Student, इस यूनिट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में. ऐसा होता है कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज किया जाता है. या ऐसा भी होता है कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का भी कभी कभी मैंने देखा है इस यूनिट से क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं बोर्ड के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, इसमें कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है, यानी कि बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. और थोड़ा सा हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हमें मैक्सवेल्स लॉ को स्टडी करना है. मैक्सवेल ने 4 लॉ बताए, तो हम उसका जो बेसिक आइडिया है वो डिलीट हो चुका है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली, बट वी हैव टू नॉलेज अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट. ये चैप्टर में 2 या 3 लेक्चर होंगे हमारे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ हमने स्टडी किया है. एम्पियर सर्किटल लॉ को जब हमने स्टडी किया तो उसमें हमने स्टडी किया BDL, line integral of magnetic field through any closed path will be equal to mu naught times current passing through that closed path. This will be the, this is the एम्पियर सर्किटल लॉ. ये हमने पढ़ा है. इस सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने बताया कि दिस इज इनकम्प्लीट. ये गलत नहीं बताया, बट दिस इज इनकम्प्लीट. ये इनकम्प्लीट है, कुछ और भी होता है इसके साथ. मैक्सवेल ने कहा कि ये जो इक्वेशन है हमारी ये इनकम्प्लीट है. इसको जस्टिफाई करने के लिए उसने एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर से करंट पास कराई. जब करंट पास होती है इससे, तो इस करंट का नाम उन्होंने रखा कंडक्शन करंट. कंडक्शन करंट, ओके. ये कंडक्शन करंट है. जब करंट पास होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ. जैसे ही ये चार्ज होता है तो ये जो हमारे एम्पियर थे इन्होंने कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है नहीं. इस कैपेसिटर के इनसाइड कोई करंट नहीं होती. अब मैक्सवेल ने नीडल को लिया और यहाँ पे रखा तो नीडल को देखा कि वो डिस्प्लेस हो गई. वो डिस्प्लेस क्यों हुई होगी? आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट इसलिए हुआ होगा कि ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये जो डेवलप हुआ है इट विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड B. ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर एक करंट जनरेट करता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. उस करंट का नाम हमने क्या रखा? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो हमने कहा प्रेजेंस ऑफ B ओवर द गैप ऑफ कैपेसिटर, प्रेजेंस ऑफ B ओवर द गैप ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग electric field is the cause of presence of B over the gap of capacitor, over the gap of plate of capacitor. कैपेसिटर जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर, वो हुआ. अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ B ओवर द गैप ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर. तो B क्या कर रहा है यहाँ पर? इसको डिस्प्लेस कर रहा है. B क्या कर रहा है यहाँ पर? जब हमने नीडल रखा यानी कि एक करंट फ्लो हो रही है. इट मीन्स देयर इज a current inside the capacitor is called displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट,
इस करंट का नाम हमने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया हमने इसका। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ दिस? मैथमेटिकली होता है, हमने पढ़ा है फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होता है हमारा, यू नो एवरीवन, और फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। यहाँ से भी आप सीधा डायरेक्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर सकते हैं, इसी को हम गॉस थ्योरम के भी कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डी फाई अपॉन डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बिकम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक जो है कांस्टेंट है, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या बन गया, आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो आई विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। दिस आई इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज आई डी। मैंने कहा था ये एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने कंप्लीट किया और ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। दिस इज नॉन एज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती है, कभी कभार ये पूछी भी जा सकती है आपसे एग्जाम में, जिनमें से एक इक्वेशन ये है दैट इज फोर्थ इक्वेशन या फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब जो करंट होती है, टोटल करंट किसी भी कंडक्टर से पास होती है, उसको हमने कंडक्शन करंट कहा, दैट इज आई सी प्लस आई डी। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों इक्वल होती है, आई सी इज इक्वल टू आई डी। कब इक्वल होगी, जब आई सी होगी, ठीक है ना, तो आई के इक्वल होगी। जब आई डी होगी तो ऑल्सो आई के इक्वल। जब आई सी होगी, कंडक्शन करंट होगी, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगी, ओवर द गैप वेयर द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कंसेप्ट ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये तो अब फिनिश हो गया है, इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट फिनिश हो गया है। तो हमें ये करना था, क्योंकि हमें मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन को बताना था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन है, एक फोर्थ इक्वेशन हमारी ये रही। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। और दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये गॉस लॉ हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। नाउ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फर्स्ट ये हो गई। तो सेकंड क्या होगी हमारी, चलो इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ये हुई। अब सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द बीडीएस हमने पढ़ा है, ये सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएस ओवर द क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होता है, 0 होता है। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि जो आइसोलेट मैग्नेटिक पोल होता है एंड चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट, ना ही तो चार्ज और ना ही पोल, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इस यूनिवर्स के अंदर। इट सिग्निफाई दैट, लिख देता हूं मैं इसको, इट सिग्निफाई दैट सिंगल चार्ज और पोल, सिंगल चार्ज और पोल डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल सिग्निफाई। थर्ड इक्वेशन पर आ जाइए। थर्ड इक्वेशन सभी ने पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या हुआ हमारा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ये फर्स्ट है, दिस वन इज सेकंड. नाउ द फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सभी ने पढ़ा है. जो ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. एन अगर लगा दें एन नंबर ऑफ टर्न. दिस वन इज द फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. तो ईडीएल क्या होता है हमारा, डी फाई बी अपॉन डी टी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई अपॉन डी टी. ये दोनों देखिए इक्वल होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी करंट फ्लो होती है किसी भी वायर से तो बोथ द फील्ड एग्जिस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है वहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो दोनों की रिकवरी साइमल्टेनियसली करते रहते हैं. दिस इज ओके. स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. अब ये थर्ड इक्वेशन हुई हमारी मैक्सवेल्स. नाउ द फोर्थ इक्वेशन इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. This one is the modified Ampere law equation, fourth equation of Maxwell. Modified Ampere's law, BDL is equal to mu naught I plus d phi upon dt. देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये कह सकते हैं. यानी कि E इंटू ए, ये फाई E की वैल्यू आप यहाँ पे रख दे तो E इंटू ए, ठीक है ना. तो एक कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. ये हमें मैक्सवेल ने बताया और मैक्सवेल को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी. ओके. अब नेक्स्ट आता है हमारा EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट द वेव. व्हाट इज वेव, देन वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो सबसे पहले हम किसको स्टडी करते हैं, वेव. वेव क्या होती है? वेव के लिए तीन चीज़ें होती है हमारी. वेव कब बनती है? जब कुछ डिस्टरबेंस होगा. वेन एवर द सम डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो ये डिस्टरबेंस क्या कैरी करता है? आंसर है एनर्जी कैरी करता है. कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है? आंसर है कि ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कैरी करता है. तो एक इस टाइप का पैटर्न जो कैरी करता है एनर्जी को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड वेव. तो व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है? व्हाट इज वेव? वेव की डेफिनेशन कर लेते हैं बच्चों. वेव क्या होता है हमारा? हमने कहा कि टू लोकेशंस, एक लोकेशन ये और एक लोकेशन ये, यहाँ से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ. फर्स्ट लोकेशन, दिस वन इज द सेकंड लोकेशन. ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होकर इस तरीके से कोई एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रैवल कर रही है और उस एनर्जी का ट्रैवल करने का पैटर्न ये है जिसको हमने वेव कहा. तो क्या कहेंगे? वेव इज ए पैटर्न. क्या कहेंगे? वेव इज अ पैटर्न which carry energy from one location to other. Wave is a pattern which carry energy from one location to other location. हमने कहा कि हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, दिस डिस्टरबेंस ऑसिलेशन हुआ, डिस्टरबेंस या फिर ऑसिलेशन. यहाँ से डिस्टरबेंस ऐसे ट्रैवल कर रहा है. इसका ट्रैवल करने का मीनिंग क्या हुआ कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस लोकेशन से इस लोकेशन, यानी कि ये पैटर्न एक एनर्जी को लेके जा रहा है. इसी को हमने क्या कहा? वेव. अब क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऐसा क्या सोर्स है? तो आंसर है द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ EM वेव.
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है दैट इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, रेडिएट होती है। हमने पढ़ा LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन में चार्ज पार्टिकल, कैपेसिटर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है वहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेवलप हुआ हमारा कैपेसिटर के अंदर, जिसकी वजह से करंट बनी। करंट बनने के बाद वो करंट हमारी इंडक्टर में जाती है, उसके बाद अपोजिट सेक्शन शुरू होता है, फिर वहाँ से क्या क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, एक चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, ये चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है। तो वी कैन से द एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है हमारा, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और दूसरे इसमें भी कह सकते हैं हम कि अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके केस में स्टडी किया हमने, ये एक इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये यहाँ पर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज़ द सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जब ये टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज एक्सीलरेट होकर यहाँ पर जाता है, तो दिस विल बी द सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे दोनों आपस में एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में क्या आ रहा है, आंसर है कि पूरे प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है। अब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, आंसर है वो एक EM वेव बना रहा है। EM का मतलब जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। अब सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, कि ये दोनों जो फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड, जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो आंसर है किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास ये एक, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज विच प्रोपागेट थ्रू स्पेस। कहाँ पर ये स्पेस में जाती है, ये जाती है स्पेस के थ्रू प्रोपागेट होती है, ये स्पेस के थ्रू प्रोपागेट होती है और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा वाई एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो किस तरीके से ये चलती होगी, आंसर है द बिहेव ऑफ दिस वेव इज लाइक दिस। ये इसका बिहेव है वेव का, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से ये इस तरीके से चलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैं कम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप ज़्यादा कर सकते हो, तो बोथ विल बी द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरीके से। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, both will be the perpendicular to each other, ठीक है ना। This is known as भावना बोल दो। This is known as electromagnetic wave. This one, this is the direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलो भाई, अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने स्टडी किया। कल हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज की जाती है वो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।